सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं शब्द शक्तियों के बारे में। पिछली क्लास में हमने अभिधा शब्द शक्ति को पढ़ा था कि अभिधा शब्द शक्ति कहाँ पर होती है। जब कोई भी शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है। वाक्य में प्रयोग करने पर यदि वह शब्द अपने मुख्य अर्थ, लोक प्रसिद्ध अर्थ या शब्दकोश में जो अर्थ दिया हुआ है उस शब्दकोशीय अर्थ को ही प्रकट करता है, तो वहां अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है। और जब कोई शब्द अपना मुख्य अर्थ, लोक प्रसिद्ध अर्थ या शब्दकोश से अर्थ प्रकट नहीं करता है, उस अर्थ को ग्रहण करने में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, तब हम लक्षणों के आधार पर कोई अन्य अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तब वहां जो शब्द शक्ति मानी जाती है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। यहां तक का मैटर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके भेदों की ओर, उपभेदों की ओर बढ़ेंगे। इसके कैसे भेद उपभेद माने जाते हैं, किस प्रकार से इसका भेद वर्गीकरण किया जाता है। अब अगली चीज आ जाएंगे लक्षणा के भेद। लक्षणा के भेद उपभेद कैसे कैसे माने जाते हैं। सबसे पहले जी लिखेंगे साहित्य दर्पणकार साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार लक्षणा शब्द शक्ति के लक्षणा शब्द शक्ति के प्रमुखतः प्रमुखतः दो भेद माने गए हैं। प्रमुख रूप से तो इन्होंने दो भेद माने हैं। और वो दो भेद कौन कौन से माने हैं। पहला भेद माना है रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा। और दूसरा भेद माना है प्रयोजनवती लक्षणा। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार लक्षणा के कितने भेद माने गए हैं, तो प्रमुख रूप से दो भेद माने गए हैं। दो भेद कौन कौन से माने थे, रूढ़ा और प्रयोजनवती। लिखें इसमें पुनः इन्होंने पुनः इन्होंने रूढ़ा लक्षणा के रूढ़ा लक्षणा के 8 उपभेद 8 उपभेद तथा तथा प्रयोजनवती लक्षणा के 80 उपभेद भी स्वीकार किए हैं। 80 उपभेद भी स्वीकार किए गए हैं। स्वीकार किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो पूछा जाए
कि साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार लक्षणा के प्रमुख भेद कितने माने गए हैं? तो प्रमुख भेद दो हैं, एक रूढ़ा लक्षणा और एक प्रयोजनवती लक्षणा। एक रूढ़ा लक्षणा है और एक प्रयोजनवती लक्षणा है। फिर पूछ लिया जाए विश्वनाथ के अनुसार रूढ़ा लक्षणा के तो कितने भेद हैं? तो रूढ़ा लक्षणा में 0 पहले है, 8 भेद मानेंगे। और प्रयोजनवती लक्षणा के कितने भेद हैं? इसमें 0 बाद में लिखा हुआ है, 80 उपभेद मानेंगे। रूढ़ा लक्षणा के 8 उपभेद हैं और प्रयोजनवती लक्षणा के 80 उपभेद भी इन्होंने स्वीकार किए हैं। प्रश्न सीधा भी आ सकता है आपके पास कि विश्वनाथ के अनुसार लक्षणा के कितने भेद माने गए हैं, तो 80 भेद भी प्रश्न में बन जाता है। अगर 80 भेद के ऊपर प्रश्न आता है तो इन्होंने कुल 80 भेद तक स्वीकार किए हैं। ये तो साहित्य दर्पणकार का विभाजन है, प्रमुख रूप से 2 भेद, फिर लक्षणारूढ़ा के 8 भेद और प्रयोजनवती के 80 भेद माने गए हैं। नेक्स्ट, काव्य प्रकाशकार। काव्य प्रकाशकार कौन है? आचार्य मम्मट। काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट के अनुसार, आचार्य मम्मट के अनुसार भी लक्षणा के प्रमुखतः है लक्षणा के प्रमुखतः है 2 भेद ही माने गए हैं। प्रमुख रूप से तो इन्होंने भी 2 भेद ही माने हैं, और वो 2 भेद कौन कौन से हैं? एक तो रूढ़ा लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। प्रमुख भेद तो इनके भी 2 ही हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। फिर लिखेंगे पुनः इन्होंने लक्षणा तेन षड्विधा। भी पूछ लिया जाए लक्षणा तेन षड्विधा, यह कथन किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो आचार्य मम्मट ही हैं। पुनः इन्होंने लक्षणा तेन षड्विधा यह कथन लिखकर लक्षणा के 6 अन्य भेद भी स्वीकार किए हैं। लक्षणा तेन षड्विधा, ऐसा लिखने वाले विद्वान कौन हैं? आचार्य मम्मट हैं। इनके अनुसार 2 प्रमुख भेदों के अलावा लक्षणा के 6 भेद भी और हम स्वीकार कर देते हैं। नेक्स्ट आगे लिखेंगी इस प्रकार लक्षणा के प्रमुखतः 2 एवं कुल 8 भेद प्रमुखतः 2 एवं कुल 8 भेद स्वीकार किए जाते हैं।
लक्षणा के भेदों की स्थिति को देखें तो प्रमुखतः तो 2 भेद मानते हैं और कुल 8 भेद भी इसके स्वीकार किए जाते हैं। अब वो कैसे कैसे आते हैं, 2 कौन से हैं और 8 कौन से हो जाते हैं, इनका वर्गीकरण हम पढ़ते हैं, कैसे इनको हम शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले लक्षणा। लक्षणा के प्रमुख भेद 2 हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो है रूढ़ा लक्षणा, पहला भेद है रूढ़ा लक्षणा, और दूसरा भेद होता है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रमुख भेद 2 हो जाते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। उसके बाद में जो प्रयोजनवती लक्षणा है, इसके 2 भेद हो जाते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद कौन कौन से माने जाते हैं? एक तो है गोणी लक्षणा और एक होती है शुद्धा लक्षणा। गोणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। फिर जो शुद्धा लक्षणा है, इस शुद्धा लक्षणा के भी हमें 2 भेद मानने हैं। शुद्धा के 2 भेद कौन कौन से होंगे? एक तो लिखना है उपादान लक्षणा और एक लिखना है लक्षण लक्षणा। एक का नाम है उपादान लक्षणा और एक है लक्षण लक्षणा। और इधर ये जो गोणी लक्षणा है, इस गोणी लक्षणा के भी 2 भेद करने हैं। गोणी के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक का नाम है सारूपा लक्षणा और एक होती है साध्य वसाना लक्षणा। एक लिखेंगे सारूपा लक्षणा और एक साध्य वसाना लक्षणा। पहले लक्षणा के 2 भेद, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। फिर प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद, गोणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। फिर गोणी लक्षणा के 2 भेद हैं, सारूपा लक्षणा और साध्य वसाना लक्षणा। और शुद्धा के 2 भेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इसमें जो उपादान लक्षणा है, इसके कोष्टक में एक नाम और लिख लेंगे। उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था लक्षणा भी कहा जाता है। अजहत स्वार्था लक्षणा, अजहत स्वार्था लक्षणा। और जो लक्षण लक्षणा है, इसको जहत स्वार्था लक्षणा भी कहा जाता है। एक प्रश्न यहीं पर बन गया है, निम्न में से किस लक्षणा को जहत स्वार्था लक्षणा कहते हैं और किस लक्षणा को अजहत स्वार्था लक्षणा भी कहा जाता है? तो जो उपादान लक्षणा है, उसका नाम अजहत स्वार्था लक्षणा है और लक्षण लक्षणा है, उसका नाम जहत स्वार्था लक्षणा भी है। अब इनके सभी के अर्थ देखेंगे क्या होता है ये जहत और अजहत। फिर और आगे बढ़े थोड़ा सा। ये जो उपादान लक्षणा है,
और लक्षण लक्षणा है, इनके दोनों के भी दो दो भेद और बताने हैं। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा दोनों के ही दो दो भेद और बताने हैं। वो कौन से हैं? ये जो गौणी के हमने नाम लिखे थे, एक सारोपा एक साध्य वसाना, ये दोनों नाम यहां पर लिख लेंगे। उपादान के दो भेद हैं, एक सारोपा लक्षणा, एक साध्य वसाना लक्षणा। इधर ये दो नाम लक्षण लक्षणा के भी भेदों में लिखेंगे, एक सारूपा लक्षणा और एक साध्य वसाना लक्षणा। सारूपा साध्य वसाना, सारूपा साध्य वसाना। अब देखिए आपके पास में 8 नाम आगे होंगे। 8 नाम कौन कौन से आगे? पहला रूढ़ा लक्षणा, दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा, तीसरा गौणी लक्षणा, चौथा शुद्धा लक्षणा, पांचवा उपादान लक्षणा, छठा लक्षण लक्षणा, सातवां सारूपा लक्षणा और आठवां साध्य वसाना लक्षणा। ये सारूपा साध्य वसाना नीचे आ रहे हैं। तो 8 नाम आपके पास लक्षणा के आ रहे हैं। 8 प्रमुख भेद एक तरह से आ रहे हैं, रूढ़ा, प्रयोजनवती, गौणी, शुद्धा, उपादान, लक्षण, सारूपा, साध्य वसाना। अब इनका जो भेद होता है, एक ही वाक्य में 4 प्रकार की लक्षणाएं हो सकती हैं। अगर प्रयोजनवती लक्षणा हो गई है तो फिर उनमें से गौणी या शुद्धा में से छांटना पड़ेगा। फिर शुद्धा हो गई है तो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा में से बताना पड़ेगा। और उपादान या लक्षण लक्षणा बताती है तो फिर सारूपा और साध्य वसाना बताना पड़ेगा। और यदि प्रयोजनवती में गौणी हो गई है तो फिर उपादान और लक्षण लक्षणा नहीं, वहां सीधा हमें बताना पड़ेगा कि सारूपा है या साध्य वसाना है। अब इनका अंतर दो दो के समूह बना करके करेंगे। पहले रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा में क्या अंतर है, दूसरा गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा में क्या अंतर है, तीसरा उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा में क्या अंतर होता है, और चौथा सारूपा लक्षणा और साध्य वसाना लक्षणा में क्या अंतर होता है। देखिए मुख्य समझिए, पहले अगर कोई ऐसा शब्द अपने पास में आता है जिसका हम लाक्षणिक अर्थ अन्य अर्थ निकालते हैं, वो अन्य अर्थ है वो हर जगह पर एक जैसा ही आता है। जैसे भारत में कोई हिंदी बोलने वाला व्यक्ति उसका अन्य अर्थ लेता है, वही अन्य अर्थ अमेरिका में बैठा हुआ है हिंदी बोलता है, वो भी वैसा का वैसा ही अन्य अर्थ लेगा। तो जब कोई शब्द हर जगह पर हर समय पर एक ही जैसे लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करता है तो वहां रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। जैसे मान लो एक पद अपने पास में है, भारत जीत गया, भारत जीत गया। यहां भारत शब्द का अर्थ देखें तो मुख्य अर्थ में तो बाधा है कि भारत तो एक निर्जीव देश है, वो कैसे जीतेगा। तब हम इसका अन्य अर्थ लगाएंगे कि भारत देश का जो दल है खेल में भाग ले रहा है, वो भारत देश का दल जीत गया, भारत की टीम जीत गई, ये अन्य अर्थ आएगा, इसलिए लक्षणा सब शक्ति होगी। अब लक्षणा में भी पूछे कि रूढ़ा लक्षणा है या प्रयोजनवती लक्षणा है, तो भारत में बैठा हुआ व्यक्ति लगाएगा कि भारत देश का दल जीत गया। अमेरिका में कोई बैठा है हिंदी जानता है तो वो भी यही अर्थ लगाएगा कि भारत जीत गया, यानी भारत देश का दल जीत गया। जापान में कोई बैठा है वो हिंदी जानता है तो वो भी यही अर्थ लगाएगा कि भारत जीत गया, इसका मतलब भारत देश का दल जीत गया। हमेशा एक जैसा ही लाक्षणिक अर्थ आएगा, चाहे आप कहीं भी बोलो, किसी भी समय पर बोलो। तो ऐसी लक्षणा को हम कहते हैं रूढ़ा लक्षणा। इसको क्या कहते हैं? रूढ़ा लक्षणा। फिर जब किसी प्रयोजनवती लक्षणा कहां होगी? किसी अवसर विशेष के अनुसार या स्थान विशेष के अनुसार अलग अलग लाक्षणिक अर्थ लगाए जा सकते हैं। ऐसा शब्द जो किसी स्थान विशेष के अनुसार या अवसर विशेष के अनुसार या समय विशेष के अनुसार ही कोई भी है, उसी के अनुसार ही अलग अलग लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करता है, या अपने लाक्षणिक अर्थ को उस अवसर पर ही वो प्रकट करेगा। अवसर बदलते ही वो ऐसा लक्षण अर्थ नहीं आएगा, तो उसको प्रयोजनवती लक्षणा कहा जाएगा। दोनों में स्पष्ट देखेंगे, हर समय पर हर स्थान पर एक जैसा ही लाक्षणिक अर्थ आए तो रूढ़ा लक्षणा,
समय बदलते ही, स्थान बदलते ही लाक्षणिक अर्थ भी बदल जाए या समय अवसर के अनुसार ही लाक्षणिक अर्थ प्रकट होगा तो प्रयोजनवती लक्षणा होगी। फिर चलते हैं गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा, इनकी पहचान कैसे करेंगे। देखिए, जब भी प्रयोजनवती लक्षणा होती है तो उसके प्रयोजनवती के ग्रहण करने के 8 आधार माने जाते हैं। 8 आधार में कहीं पर तो सादृश्य संबंध की समानता हो जाती है, समानता के आधार पर हम प्रयोजनवती लक्षणा मान लेते हैं। कहीं कार्य कारण संबंध, कार्य और कारण का संबंध है, कहीं अंग अंगी संबंध, कहीं धार्य धारक संबंध, धार्य और धारक धारण करने वाला, किसको धारण करने वाला, कहीं आधार आधेय संबंध, कहीं तात्कर्म्य संबंध। इस प्रकार के कुल 8 प्रकार के संबंध हम पढ़ेंगे। उन 8 संबंधों के आधार पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अब उन 8 में से अगर सादृश्य संबंध है, समानता का संबंध है, उसके आधार पर हमने कोई लक्षणा ली है तो उसको गौणी लक्षणा के नाम से पढ़ा जाएगा। और सादृश्य के अलावा अगर और कोई संबंध आ गया, आधार आधेय संबंध या फिर धार्य धारक संबंध, अंग अंगी संबंध या उन्हें तात्कर्म्य संबंध कोई भी आ गया तो फिर वहां पर हम शुद्धा लक्षणा मान लेंगे। जैसे मुख चंद्र है, मुख चंद्र है, इसमें रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है, लेकिन रूपक अलंकार जहां पर भी हो जाता है और वहां शब्द शक्ति पूछे तो हमेशा लक्षणा उत्तर होता है। रूपक में कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा। और लक्षणा में भी ज्यादातर कौन सी होगी? प्रयोजनवती लक्षणा। रूपक अलंकार से भी अपन पहचान कर सकते हैं, रूपक में हमेशा लक्षणा होगी, लक्षणा में भी प्रयोजनवती लक्षणा होगी। और प्रयोजनवती लक्षणा में वो सादृश्य संबंध है कि मुख चंद्र है अर्थात मुख चंद्र के जैसा है, ये सादृश्य का संबंध प्रकट होता है तो उनमें गौणी लक्षणा मानी जाती है। लेकिन हम बोलें कि झंडे जा रहे हैं, यहां एक चीज है, एक स्थान विशेष देखिए, पहले प्रयोजनवती से पढ़ लें अपन। एक जगह हमने बोला श्वेत जा रहा है, श्वेत दौड़ रहा है। अब श्वेत दौड़ रहा है तो कोई पूछेगा कि श्वेत तो एक रंग होता है, ये रंग कैसे दौड़ सकता है? अब देखिए अवसर देखिए, मान लो कहीं घुड़दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, घोड़े दौड़ रहे हैं और वहां हम कहें कि अब श्वेत दौड़ रहा है तो सुनने वाला व्यक्ति श्वेत का अर्थ क्या लगाएगा कि अब श्वेत रंग का घोड़ा दौड़ रहा है, ऐसा अर्थ आ जाएगा। कहीं कुत्तों की दौड़ हो रही है और वहां कोई ऐसा बोलता है कि अब श्वेत दौड़ रहा है तो श्वेत का अर्थ क्या होगा कि अब श्वेत सफेद रंग का कुत्ता दौड़ रहा है। ऐसे अवसर विशेष के अनुसार अर्थ आ जाएगा तो वो प्रयोजनवती लक्षणा होगी। अब वहां प्रयोजनवती में उसका श्वेत का अर्थ जो है वो आधार आधे आदि से संबंध ग्रहण किया जाएगा, उसके रंग आदि को देखा जाएगा तो वो शुद्धा लक्षणा के नाम से जानी जाएगी। हम कहें, अभी बताया ये झंडे कहां जा रहे हैं, तो झंडे तो जा नहीं सकते, जा नहीं सकते तो कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो गई तो हम कहेंगे कि झंडे का मतलब है झंडे धारण करने वाले लोग कहां जा रहे हैं, झंडेधारी लोग कहां हैं। तो वहां पहले तो लक्षणा हो गई, लक्षणा में किसी अवसर विशेष पर देखा कि लोग झंडे लेकर के जा रहे थे, तब हमने पूछ लिया ये झंडे कहां जा रहे हैं, तो उस अवसर विशेष पर अर्थ लगाया झंडेधारी लोग कहां जा रहे हैं, तो प्रयोजनवती लक्षणा होगी। फिर प्रयोजनवती लक्षणा में भी झंडेधारी लोग तो धार्य और धारक संबंध हो गया, झंडू को धारण करने वाले लोग धारक हैं और झंडा धार्य है, वो संबंध होने के कारण शुद्धा लक्षणा मानी जाएगी। ऐसे भेदों को पढ़ेंगे। फिर शुद्धा में उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, इसमें क्या होता है, उपादान को कहते हैं अजहत स्वार्था लक्षणा और लक्षण लक्षणा को कहा जाता है जहत स्वार्था। जहत का मतलब तो होता है छोड़ देना, जहत यानी छोड़ देना, त्याग देना, और स्व अर्था का है स्व यानी अपना, अर्था यानी मुख्य अर्थ, कि जब हम किसी शब्द का लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करते हैं तो लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करने पर उसका जो मुख्य अभिधा वाला अर्थ होना चाहिए वो मुख्य अर्थ साथ पूरा छूट गया है या साथ में जुड़ा हुआ है। अगर पूरा का पूरा ही छूट गया है, मुख्य अर्थ कहीं आ ही नहीं रहा, कोई दूसरा ही अर्थ सामने बीच में आ गया है, तो उसको तो कहते हैं जहत स्वार्था।
लेकिन लक्षणा अर्थ ग्रहण करने पर भी, लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करने पर भी मुख्य अर्थ साथ में जुड़ा हुआ है, वो पूरा का पूरा छूटता नहीं है, तो उसको कहा जाता है अजहत। ए यानी नहीं, जहत यानी छूटा है, स्व यानी मुख्य, अर्थ यानी अर्थ कि उसका मुख्य अर्थ छूटा नहीं है, साथ में जुड़ा हुआ है, तो उसको उपादान लक्षणा या अजहत स्वार्था लक्षणा के नाम से पुकारा जाता है। उसे हम अजहत स्वार्था कह देते हैं। फिर देखते हैं इसके भेद सारोपा और साध्य वसाना, ये कहां होते हैं। ये रूपक अलंकार की स्थिति को देखते हैं कि यदि रूपक का कोई पद आता है, उसमें उपमेय और उपमान दोनों लिखे हुए मिल जाते हैं, दोनों होते हैं, तब तो सारूपा लक्षणा हो जाती है। उपमेय भी लिखा हुआ मिल जाएगा, उपमान भी होगा, तो सारूपा लक्षणा होगी। और यदि अपने को केवल उपमान पद ही लिखा हुआ मिलता है, उस उपमान का ही हम कोई प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करते हैं, तो उपमान का प्रतीकात्मक अर्थ लेने पर साध्य वसाना लक्षणा मान ली जाती है। इनके भेदों को हम पढ़ेंगे। रूढ़, रूढ़ा के भी भेद हालांकि विश्वनाथ जी ने माने हैं, विश्वनाथ जी ने भी ऐसे भेद उपभेद स्वीकार किए हैं। यही रूढ़ा के 8 भेद हमने बताए थे कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रूढ़ा के 8 भेद और प्रयोजनवती के 80 भेद माने गए हैं। तो विश्वनाथ ने फिर रूढ़ा के भी इन भेदों को स्वीकार किया है, लेकिन वर्तमान में ज्यादातर ये प्रयोजनवती के ही भेद उपभेदों में स्वीकार किए जाते हैं। तो इन भेदों को अपने को समझना है, दो दो जोड़े बना करके सीखेंगे। पहले रूढ़ा और प्रयोजनवती को छांटना सीखेंगे, फिर उसके बाद में प्रयोजनवती आ गई है तो उसमें गौणी और शुद्धा को छांटना सीखेंगे कि प्रयोजनवती है तो फिर गौणी होगी या शुद्धा। उसके बाद में गौणी है तो सारोपा और साध्य वसाना में से बताएंगे कि कौन सी है, और यदि शुद्धा हो गई है तो पहले बताएंगे कि वो उपादान लक्षणा है या लक्षण लक्षणा है, और उसके बाद में फिर उनमें बताएंगे कि वो सारोपा है या साध्य वसाना। इनके तरीकों को छांटना हम सीखेंगे। तो लिखेंगे पहले रूढ़ा लक्षणा व प्रयोजनवती लक्षणा, इन दोनों में तो कैसे अंतर करें। पहला वर्गीकरण आएगा रूढ़ा लक्षणा व प्रयोजनवती लक्षणा, इन दोनों में क्या अंतर होता है। इसमें भी पहले लिख लो रूढ़ा लक्षणा का लक्षण तो क्या होगा। इसमें लिखो जब किसी पद में जब किसी पद में किसी किसी रूढ़िवादी परंपरा के कारण किसी रूढ़िवादी परंपरा के कारण शब्द का लाक्षणिक अर्थ यानी लक्ष्यार्थ जिसको हम कहते हैं, लाक्षणिक अर्थ पोस्ट में लिख सकते हैं लक्ष्यार्थ ओब्लिक अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। ग्रहण किया जाता है तो वहां रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। पहले तो सीधा सा लक्षण आ गया कि किसी रूढ़िवादी परंपरा के कारण हमने अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया है, तो वहां हम रूढ़ा लक्षणा मानते हैं, वो रूढ़ा लक्षणा मान ली जाएगी।
अब वास्तव में पहचान कैसे करें, तो नीचे लिखें, पहचान के लिए जब किसी शब्द का प्रत्येक स्थान पर, हर स्थान पर एवं प्रत्येक समय पर, हर समय पर, हर स्थान पर, हर समय पर एक जैसा ही लाक्षणिक अर्थ, जब किसी शब्द का हर स्थान पर एवं हर समय पर एक जैसा लाक्षणिक अर्थ, एक जैसा ही लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहां प्रायः रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। तो वहां प्रायः रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। प्रायः इसलिए लिखा है कि कभी कभी मुख्य अर्थ के साथ साथ कोई अन्य भी जुड़ा हुआ रह जाता है, तो वहां हम कोई अन्य अर्थ भी ग्रहण कर लेते हैं, तो वहां कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन प्रायः हमेशा कौन सी होगी, रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। एक और पहचान इसकी लिख सकते हैं, वो क्या है, यदि किसी पद ओब्लिक वाक्य में, यदि किसी पद ओब्लिक वाक्य में किसी मुहावरे का प्रयोग हो रहा हो, किसी मुहावरे का प्रयोग हो रहा हो, तो वहां सदैव रूढ़ा लक्षणा ही मानी जाती है। यदि कोई पद आपके पास में आ गया और उसमें हमें लगता है कि ये मुहावरा है, मुहावरा जहां पर आ जाता है वहां हमेशा रूढ़ा लक्षणा का ही प्रयोग होगा, रूढ़ा लक्षणा सब शक्ति ही मानी जाएगी। मुहावरे से हम पहचान कर सकते हैं। अब कैसे, इसके अर्थ देखेंगे। पहले इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, फिर प्रयोजनवती पर बढ़ेंगे। पहला पद है महाराष्ट्र साहसी है। महाराष्ट्र साहसी है। पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी, तो यहां सबसे पहले तो महाराष्ट्र बोलते ही लोग बाधा उत्पन्न करेंगे कि महाराष्ट्र तो एक निर्जीव प्रांत है, निर्जीव प्रांत है तो वो साहसी कैसे हो सकता है। तब समझाने वाला उनको समझाएगा कि यहां महाराष्ट्र का मतलब महाराष्ट्र राज्य से नहीं है, महाराष्ट्र का मतलब है महाराष्ट्र के लोग साहसी हैं।
तो अन्य अर्थ ले लिया हमने, मुख्य अर्थ को नहीं लिया। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर अन्य अर्थ को ग्रहण किया गया, इसलिए तो लक्षणा हो गई। अब लक्षणा में बताना है कि रूढ़ा लक्षणा है या प्रयोजनवती लक्षणा है। अब देखिए, महाराष्ट्र का अर्थ हमने लिया, महाराष्ट्र के लोग साहसी हैं। ये अर्थ केवल हम ही ग्रहण करेंगे या फिर हिंदी जानने वाला जो कोई भी व्यक्ति है, वो यदि उसके सामने ये वाक्य आता है कि महाराष्ट्र साहसी है, तो वो महाराष्ट्र का क्या अर्थ ग्रहण करेगा? चाहे वो भारत में बैठा है, चाहे अमेरिका में बैठा है, चाहे जापान में बैठा है, हर जगह पर वो एक ही अर्थ लेगा कि महाराष्ट्र का मतलब है महाराष्ट्र के लोग साहसी हैं। तो हमेशा एक जैसा ही अन्य अर्थ आया, इसलिए यहां पर सब शक्ति होगी, वो कौन सी होगी? रूढ़ा लक्षणा मानी जाएगी। नीचे लिख लेंगे, इस वाक्य में महाराष्ट्र शब्द लक्षक शब्द है। लक्षणों के आधार पर ये अन्य अर्थ दे रहा है, इसलिए इसको क्या मानेंगे कि ये लक्षक शब्द है। इस शब्द का, आगे लिखेंगे, इस शब्द का हर स्थान पर एवं हर समय पर, चाहे कहीं बोलो, किसी भी समय बोलो, हर स्थान पर एवं हर समय पर एक ही लक्ष्यार्थ, और वो लक्ष्यार्थ कौन सा होगा? आगे क्वेश्चन में लिखेंगे, एक ही लक्ष्यार्थ, वो है महाराष्ट्र के लोग। एक ही लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाएगा या ग्रहण किया जाता है। अतएव यहां रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। इसमें शब्द शक्ति पूछी गई कि इसमें शब्द शक्ति बताइए, तो फिर उसका उत्तर क्या होगा कि इसमें रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाएगी। ये रूढ़ा लक्षणा है। अब इससे मिलते जुलते अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं। यहां रूढ़ा लक्षणा हो गई, तो यहां रूढ़ा लक्षणा में हम ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। अब देखिए, ऐसा ही हमने लिखा था, राजस्थान वीर है। इसमें पूछ लिया गया लक्षक शब्द कौन सा है, तो उत्तर है राजस्थान है। इस राजस्थान का लक्ष्यार्थ यानी लाक्षणिक अर्थ क्या है? तो लक्ष्यार्थ हो गया राजस्थान के लोग। ये राजस्थान के लोग अर्थ केवल हम ही ग्रहण कर रहे हैं या हर हिंदी भाषी यही अर्थ लेगा? तो सीधा सा है, जो भी हिंदी जानता वो एक ही अर्थ लेगा, राजस्थान के लोग वीर हैं, एक ही लेगा। तो फिर यहां पर एक जैसा अर्थ आ गया, तो इसमें भी सब शक्ति कौन सी होगी? रूढ़ा लक्षणा। ये भी किस भेद में चला जाएगा? रूढ़ा लक्षणा में चला जाएगा। एक जैसा लाक्षणिक अर्थ है, तो ये रूढ़ा लक्षणा है। इसी का मिलता जुलता और देखिए, आ गया पंजाब शेर है। बताइए इस वाक्य में लक्षक शब्द कौन सा है?
इस वाक्य में लक्षक शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है कि पंजाब है, दूसरा ऑप्शन है शेर है, तीसरा ऑप्शन है दोनों है, और चौथा ऑप्शन है दोनों ही नहीं है। कोई लक्ष्यार्थ आया नहीं इसमें। प्रश्न है इस वाक्य में लक्षक शब्द कौन सा है? पंजाब है या शेर है या दोनों है या दोनों ही नहीं है? क्या उत्तर देंगे इसका? ज्यादातर ने 1 नंबर पंजाब को उत्तर दिया है। ज्यादातर ने क्या, लगभग को छोड़कर, 1-2 को छोड़कर सबका उत्तर ए आ रहा है, पंजाब। जबकि इसका सही उत्तर है 3 नंबर, दोनों। दोनों शब्द ही यहां लक्षक है। वो कैसे हैं? देखिए, सबसे पहले तो पंजाब में ही बाधा उत्पन्न हो जाएगी कि पंजाब शेर कैसे हो सकता है, वो तो एक निर्जीव पदार्थ है। तब हम इसका अर्थ क्या ग्रहण करेंगे कि पंजाब का मतलब हमारा है पंजाब के लोग, न कि पंजाब। ये लाक्षणिक अर्थ हो गया। फिर शेर है, तब दोबारा बाधा उत्पन्न हो जाएगी कि जब लोग हैं तो वो शेर कैसे हो सकते हैं? शेर तो एक जानवर है और लोग मनुष्य हैं, तो वो शेर कैसे हो सकते हैं? तब हम उनको समझाएंगे कि शेर का मतलब यहां है कि शेर के जैसे साहसी हैं, शेर के समान वीर साहसी, ऐसा अर्थ बताएंगे। तो दोनों का ही अन्य अर्थ निकल करके आया, दोनों का अन्य अर्थ हो गया। तब हम इसमें दोनों को ही लक्षक शब्द मानेंगे। पंजाब भी यहां लक्षक है और शेर भी यहां लक्षक है। अर्थ इतना सा है कि दोनों ही एक तरह से रूढ़िवादी परंपरा में भी लिए जा सकते हैं। हालांकि पंजाब के लोगों ने कभी कोई काम किया होगा, उस पंजाब के आधार पर उनको शेर कह दिया गया। लेकिन इस सामान्य अर्थ में अपन यहां कौन सा अर्थ ले लेंगे? रूढ़ा लक्षणा का प्रयोग ही हो रहा है, ऐसे प्रयोग माने जाएंगे। ये भी रूढ़ा लक्षणा हो गई। तो उत्तर यहां 1 नंबर नहीं बताना, कभी आ जाए तो 3 नंबर को बताना है। दोनों के दोनों लक्षक हैं। और ऐसा ही सीधा भारत जीत गया, इसमें लक्षक शब्द कौन सा होगा? भारत जीत गया यानी भारतीय दल जीत गया, ऐसा लाक्षणिक अर्थ लगा लिया जाएगा। ये लाक्षणिक अर्थ भी हर व्यक्ति के द्वारा लगाया जाएगा, इसलिए यहां पर हम दे देंगे कि ये रूढ़ा लक्षणा है। ठीक है, ये तो एक सीधे से उदाहरण आ रहे हैं रूढ़ा लक्षणा के। अब मुहावरों की ओर बढ़ते हैं अपन। एक पद आ रहा है, मुझे देखते ही वह 9-2-11 हो गया। मुझे देखते ही वह 9-2-11 हो गया। पूछ लिया जाए इस पद में शब्द शक्ति कौन सी है? शब्द शक्ति कौन सी है, सीधा प्रश्न आता है। तो 9-2-11 होना एक मुहावरा है, और जब भी किसी वाक्य में मुहावरे का प्रयोग हो जाता है तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और लक्षणा शब्द शक्ति में भी भेद पूछा जाता है, तो मुहावरे युक्त वाक्यों में हमेशा कौन सी होती है? रूढ़ा लक्षणा होती है। तो यहां रूढ़ा लक्षणा ही मानी जाएगी। मुझे देखते ही वह 9-2-11 हो गया, ये रूढ़ा लक्षणा होगी। ऐसे देखो, लिखेंगे मनुष्य को अपने जीवन में
अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं। मनुष्य को अपने जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं। सही बात है या गलत है ये? मनुष्य को अपने जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं। बताओ सही है या गलत है? करने पड़ते हैं या नहीं करने पड़ते, पहले तो ये बताओ। मनुष्य को अपने जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं। आप बोल रहे हैं सही है, मैं बोलूं मैंने तो आज तक एक भी पर्वत पार नहीं किया। मैंने तो आज तक एक भी पर्वत पार नहीं किया, जमीन पर ही चलता हूं। तब हम इसका पर्वत पार करने का अर्थ वो डूंगर पर्वत उसको पार करने से नहीं है। इसका मतलब मुहावरा हो गया पर्वत पार करना, यानी मुश्किलों का, संघर्षों का सामना करना। ये इसका अन्य अर्थ आएगा कि मनुष्य को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का, अनेक संघर्षों का, अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये अन्य अर्थ ग्रहण करेंगे, और जो भी हिंदी जानता है वो इस मुहावरे का ऐसा ही अर्थ ग्रहण करेगा। इसलिए यहां कौन सी सब शक्ति मानी जाएगी? रूढ़ा लक्षणा हो जाएगी। ये कौन सी होगी? रूढ़ा लक्षणा। और देखिए, एक पद है, बाजार में लाठियां चल रही थी। बाजार में लाठियां चल रही थी। चल सकती है क्या लाठियां? लाठी तो निर्जीव होती है, वो चलेगी कैसे? ये मुख्य अर्थ में बाधा है। कोई भी व्यक्ति यहां कह सकता है कि लाठी कैसे चलेगी, वो तो निर्जीव है, चलने वाला तो कोई प्राणी होना चाहिए। तब हम बताएंगे कि लाठी चलना एक मुहावरा है, और लाठी चलना मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई झगड़ा होना, तो कोई लड़ाई हो जाना, ये अर्थ ग्रहण किया जाएगा। बाजार में लाठियां चल रही थी, इसका मतलब है बाजार में लड़ाई हो रही थी। ये अर्थ लगभग ग्रहण कर लिया जाएगा। इस मुहावरे परक अर्थ के कारण यहां पर भी कौन सी लक्षणा होगी? रूढ़ा लक्षणा ही मानी जाएगी। बाधा जरूरी है, कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होगी, फिर लक्षणा सब शक्ति मानी जाएगी। और ज्यादा गहराई में चलते हैं। ये तो सीधे सीधे उदाहरण थे जो आ गए। अब कोई पद अपने पास में आ गया और उसमें पूछेंगे बताओ इसमें सब शक्ति कौन सी होगी। पद का देखिए वो आधार। एक पद है, त्रिग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति जुरत चतुरचित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिये तई नई यह रीति। त्रिग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिये तई नई यह रीति। सबसे पहले तो बताओ इसमें अलंकार कौन सा है? अलंकारों में हमने ये पद पढ़ा था, अर्थ भी आपको बताया था मैंने।
इस पद में अलंकार कौन सा होगा? हम्म अरे आंखें किसकी उलझ रही हैं? आंखें नायक नायिका की उलझ रही हैं। टूट कौन रहे हैं? उनके परिवार टूट रहे हैं। काम कहीं और हो रहा है, परिणाम कहीं और जा रहा है। तो असंगति अलंकार होगा, विरोधाभास नहीं। ये अलंकार कौन सा हो गया? असंगति। अब इसके बाद में हम देखें कि इसमें शब्द शक्ति कौन सी है। तो देखिए शुरू शुरू में आ रहा है दृग ऊर्जत यानी आंखें उलझना, और आंखें उलझना यानी प्रेम होना। आंखें उलझने का अर्थ अपन क्या लेते हैं? प्रेम होना, मुहावरे के आधार पर। फिर देखिए परत गांठ, गांठ पड़ना। गांठ पड़ना यानी ईर्ष्या हो जाना किसी से कि ये कैसे सफल हो गया। तो ये दोनों मुहावरे हो गए। अलंकार पूछे तो असंगति, और शब्द शक्ति पूछ ली कि इसमें शब्द शक्ति बताओ, तो इन मुहावरों का प्रयोग हो जाने के कारण इनमें रूढ़ा लक्षणा मानी जाएगी। सीधा सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आंखें उलझना, गांठ पड़ना, ये मुहावरे हैं, और मुहावरे हो गए तो रूढ़ा लक्षणा मान ली जाएगी। कि आंखें तो नायक नायिका की उलझती हैं, टूट रहे हैं परिवार, परिवार टूट रहे हैं, फिर भी उनमें प्रेम भावना जुड़ती जा रही है। उस जुड़ती हुई प्रेम भावना को देखकर दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है, ईर्ष्या हो जाती है कि इनमें प्रेम क्यों बढ़ता जा रहा है। ये विधाता की कैसी विचित्र लीला है। तो इन मुहावरों के कारण हम रूढ़ा लक्षणा मान लेते हैं। और देखिए पद आ गया जाके पांव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जाके पांव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। अभी आया था मनुष्य को अपने जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं, और यह है पांव में बिवाई फटना। जिसके पांव में बिवाई नहीं फटी, अर्थात जिसने मुश्किलों का कभी सामना नहीं किया, वो दूसरों की पीड़ा को क्या जान सकता है। जिसने मुश्किलों का सामना किया है वही दूसरों की पीड़ा को जान सकता है। तो यहां पांव में बिवाई फटना या नहीं फटना, बिवाई फटना यानी मुश्किलों का सामना करना, और नहीं फटना मुश्किलों का सामना नहीं करना, ये मुहावरा परक अर्थ है। तो ऐसे जहां मुहावरे आ जाते हैं, ऊपर वाले में पूछे तो रूढ़ा लक्षणा, और नीचे वाले में पूछे तो रूढ़ा लक्षणा हो जाएगी। चलिए एक और बताते हैं। सभी अपने अपने मुंह पर ताला लगा लो। सभी अपने अपने मुंह पर ताला लगा लो। लगा सकते हो क्या मुंह पर ताला? ये तो नहीं, ये कहां से डालेंगे ताले को अंदर? ये मुख्य अर्थ में बाधा है। ये मुख्य अर्थ में क्या है? बाधा है कि हम मुंह के ताला कैसे लगा सकते हैं। तब अन्य अर्थ लगाएंगे। अपने अपने मुंह पर ताला लगा लेना, तो मुंह पर ताला लगाना भी एक मुहावरा हो गया। इसका मतलब बोलना नहीं है, चुप रहना है। अपने अपने मुंह पर ताला लगा लो, चुप हो जाओ, ये अन्य अर्थ आ गया, मुहावरा परक अर्थ हो गया। इसलिए सब शक्ति कौन सी होगी? रूढ़ा लक्षणा होगी। चुप हो जाना अर्थ आ गया मुहावरे का, तो हम रूढ़ा लक्षणा मान लेंगे। समझ गए शायद इसका अर्थ, कि जब हर जगह पर एक जैसा ही लाक्षणिक अर्थ आता है तो वहां रूढ़ा लक्षणा होती है।
मुहावरा हर जगह पर एक जैसा अर्थ देता है प्राय, मुहावरे में फिक्स अर्थ होता है, और फिक्स अर्थ हो गया तो वो रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, अब आगे रूढ़ा के साथ में लेते हैं प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा कहां होगी, इसमें देखेंगे। जब किसी पद में, जब किसी पद में प्रयुक्त किसी शब्द का प्रयुक्त किसी शब्द का किसी प्रयोजन विशेष के प्रयोग के कारण, या किसी प्रयोजन विशेष के कारण किसी प्रयोजन विशेष के कारण लक्ष्यार्थ यानी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो वहां तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। किसी प्रयोजन विशेष के कारण हम अन्य अर्थ लेते हैं, अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहां पर कौन सी सब शक्ति होगी, प्रयोजनवती लक्षणा वहां मान ली जाएगी। चेंज करके लिखेंगे। पहचान कैसे करें, पहचान के लिए, पहचान के लिए यदि कोई शब्द यदि कोई शब्द अलग अलग स्थान, अलग अलग स्थान ओब्लिक समय, स्थान या समय के अनुसार अलग अलग लाक्षणिक अर्थ अलग अलग लाक्षणिक अर्थ प्रकट करने लगता है, प्रकट करने लगता है, तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। अलग अलग स्थान के अनुसार, अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग प्रकार का लाक्षणिक अर्थ आएगा, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति मानेंगे, वहां हम प्रयोजनवती लक्षणा मान लेंगे कि ये प्रयोजनवती लक्षणा है। कैसे है, इसके उदाहरण देखें तो किस प्रकार से अलग अलग अर्थ आते हैं, अलग अलग शब्द आते हैं, उसको देखें। देखो जैसे पहला उदाहरण आपके सामने है, श्वेत दौड़ रहा है।
श्वेत दौड़ रहा है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति मानी जाए? तो सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति आकर के बाधा उत्पन्न कर देगा कि श्वेत तो एक रंग होता है, वह दौड़ कैसे सकता है। श्वेत यानी सफेद, ये अर्थ होता है मुख्य अर्थ। मुख्य अर्थ को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न हो गई कि सफेद रंग कैसे दौड़ सकता है। तब अन्य अर्थ, और वो अन्य अर्थ किसी अवसर विशेष के अनुसार ही आएगा। घुड़दौड़ प्रतियोगिता है तो श्वेत रंग का घोड़ा, श्वान दौड़ प्रतियोगिता है तो सफेद रंग का श्वान। जैसा अवसर है वैसा अन्य अर्थ बदलता रहेगा, अवसर विशेष के अनुसार ये वाक्य बोला जाएगा, इसलिए यहां प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाएगी। लिख लेंगे, इसमें लिखेंगे किसी घुड़दौड़ प्रतियोगिता के अवसर पर, किसी घुड़दौड़ प्रतियोगिता के अवसर पर यदि यह वाक्य बोला जाता है, किसी घुड़दौड़ प्रतियोगिता के अवसर पर यदि यह वाक्य बोला जाता है तो श्रोता तुरंत इसका यह लक्ष्यार्थ लगा लेता है। क्या लक्ष्यार्थ लगा लेता है? यह लक्ष्यार्थ लगा लेता है। कौन सा लक्ष्यार्थ? कि श्वेत रंग का घोड़ा दौड़ रहा है, श्वेत दौड़ रहा है, इसका मतलब श्वेत रंग का घोड़ा दौड़ रहा है। ये लक्ष्यार्थ उस अवसर विशेष पर ही ग्रहण किया जाएगा। अन्य कहीं पर बोलेंगे तो अपन ऐसा अर्थ नहीं लगा पाएंगे। उस अवसर विशेष पर यह बोला गया, अवसर विशेष पर समझने वाले ने अर्थ को समझ लिया, तो यहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो यहां प्रयोजनवती मानी जाएगी। तो लिख लेंगे नीचे, इस प्रकार अवसर विशेष के अनुसार ही लक्ष्यार्थ प्रकट होने के कारण यहां प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। उस अवसर विशेष के आधार पर अन्य अर्थ आया है, इसलिए इसमें हम क्या मानेंगे? प्रयोजनवती लक्षणा मान लेंगे कि ये प्रयोजनवती लक्षणा है। और देखिए इसे उदाहरण, पद आ गया, अब भाले प्रवेश कर रहे हैं, उन्तः प्रविशन्ति। अब भाले प्रवेश कर रहे हैं, पूछ लिया गया इस वाक्य में, इस पद में कौन सी शब्द शक्ति है? कौन सी शब्द शक्ति मानेंगे?
तो अब भाले प्रवेश करें तो कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा, विरोध करेगा कि भाला तो निर्जीव है, वो भाले कैसे प्रवेश कर सकते हैं। ये मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होगी कि भाले प्रवेश कैसे कर सकते हैं। तब मान लो हम प्रसंग ले लेते हैं कि कोई युद्ध का प्रसंग था, युद्ध हो रहा था, और युद्ध के समय यदि कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि अब भाले प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका सुनने वाला व्यक्ति क्या अर्थ ग्रहण करेगा कि अब भालेधारी सैनिक प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा अर्थ आ जाएगा। तो भाले प्रवेश का कर रहे हैं, इसमें भाले शब्द में लक्षक शब्द है, और उस अवसर के अनुसार व्यक्ति अर्थ ग्रहण कर लेगा कि अब भालेधारी सैनिक प्रवेश कर रहे हैं। ये उस अवसर विशेष के अनुसार ही अर्थ आएगा, अन्य जगह पर ऐसा अर्थ अपन नहीं ले सकते हैं। अवसर की प्रधानता है, इसलिए यहां कौन सी लक्षणा होगी, प्रयोजनवती लक्षणा होगी। अन्य अर्थ आ गया इसलिए तो लक्षणा हो गई, और लक्षणा में कौन सी होगी, प्रयोजनवती लक्षणा मान ली जाएगी। और देखिए एक पद है, उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विक से संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विक से संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। क्या प्रसंग चल रहा है यहां, अलंकार पूछे पहले तो बताओ इसमें अलंकार कौन सा है। तो उत्तर आ गया रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक है। रूपक में भी भेद बता दो, देखें निरंग रूपक, सांग रूपक, या परंपरित रूपक, या तद्रूप रूपक। रूपक में कौन सा रूपक है, निरंग रूपक है, या सांग रूपक है, या परंपरित रूपक है, या फिर तद्रूप रूपक है। बिल्कुल सही उत्तर है सांग रूपक। कई जगह पर रूपक हो गया और उपमान आपस में जुड़े हुए मिलेंगे, अर्थ ग्रहण करेंगे तो सांग रूपक सही उत्तर है। अब चलिए इसमें देखिए, सीता स्वयंवर का जो मंच है जहां सीता का स्वयंवर हो रहा है, उसको किसके रूप में माना गया, उदयगिरी के रूप में मान लिया। फिर राम है वो धनुष तोड़ने के लिए आ रहे हैं, उस राम को यहां कवि ने क्या मान लिया, बाल पतंग उगते हुए सूरज की तरह आ रहे हैं। जैसे ही धनुष तोड़ते हैं तो वहां पर बैठे हुए जितने भी संतगण हैं वो क्या हैं, कमल की तरह सुशोभित हैं। और धनुष टूटते ही राम को देखते ही उनकी आंखें भंवरों की तरह प्रसन्न हो जाती है। तो यहां पर रूपक अलंकार है। अब एक बात शुरू में मैंने बताई, रूपक है तो लक्षणा ही होती है, और लक्षणा में भी ज्यादातर प्रयोजनवती ही होती है, क्योंकि वो किसी अवसर विशेष के अनुसार रूपक दिए जाते हैं। यहाँ सीता स्वयंवर सभा का अवसर था, उस अवसर विशेष पर हमने स्वयंवर सभा को उदयगिरी के रूप में मान लिया, राम को हमने बाल पतंग के रूप में मान लिया, वहां बैठे हुए लोगों को कमल के रूप में मान लिया, और उनकी आंखों को भ्रमर के रूप में मान लिया। उस अवसर विशेष के आधार पर ये अन्य अर्थ ग्रहण किया है, इसलिए यहां पर भी कौन सी लक्षणा होगी, प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाएगी, अवसर विशेष के अनुसार प्रयुक्त होने के कारण। तो लिखेंगे अवसर है सीता स्वयंवर, अवसर सीता स्वयंवर सभा का है, उस अवसर पर ही ये रूपक की प्राप्ति है, इसलिए प्रयोजनवती लक्षणा है। तो सीधा सा है कि जब कोई अवसर हमें प्राप्त होता है और उस अवसर विशेष के अनुसार हम अन्य अर्थ की ओर चले जाते हैं, तो वहां पर हमेशा प्रयोजनवती लक्षणा मान ली जाती है, वो प्रयोजनवती लक्षणा के अंतर्गत ग्रहण कर लिया जाएगा।
ये इसके भेद को अपन देखेंगे किस अवसर विशेष पर ऐसा होता है। रूपक में अर्थ फिक्स नहीं होता, वो अवसर विशेष के अनुसार ही रूपक की मान्यता दी जाती है, इसलिए वो लक्षणा में जाता है, रूढ़ा में नहीं जाता। लक्षणा में भी प्राय प्रयोजनवती में ही जाता है। तो पहला भेद तो रूढ़ा और प्रयोजनवती में इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब दूसरे ओर चलते हैं। दूसरा ग्रुप अपना बना था, दूसरा समूह बना था प्रयोजनवती के दो भेद। वो कौन कौन से होते हैं? कोणी लक्षणा एवं शुद्धा लक्षणा, ये प्रयोजनवती के दो भेद हैं। इनकी पहचान कैसे करें? प्रयोजनवती लक्षणा में भी दो भेद हो जाते हैं, गोणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। तो इनकी पहचान कैसे करते हैं? लिखेंगे पहले लिखो, किसी भी पद का लक्ष्यार्थ यानी अन्य अर्थ ग्रहण करते समय किसी भी पद का लक्ष्यार्थ यानी उसका जो अन्य अर्थ निकलता है, उस अन्य अर्थ को ग्रहण करते समय उस शब्द के या उस पद के, उस पद का अर्थ यहां अपना शब्द से ही है, उस पद के मुख्य अर्थ से संबंधित उस पद के मुख्य अर्थ से संबंधित निम्नलिखित निम्नलिखित 8 प्रकार के आधार कार्य करते हैं। जब हम किसी पद का अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं तो अन्य अर्थ ग्रहण करते समय उस पद से संबंधित 8 प्रकार के आधार या इन आधारों को अपन संबंध भी कह सकते हैं कि 8 प्रकार के संबंध हैं वो कार्य करते हैं। अब वो 8 प्रकार के संबंध कौन कौन से होते हैं? लिखेंगे यथा, पहला होता है सादृश्य संबंध। सबसे पहला संबंध हमने लिख लिया कि सादृश्य संबंध काम करता है। एक लिख लेंगे, कहीं पर आता है सामीप्य संबंध। सामीप्य संबंध काम करता है। कहीं पर विपरीत्य संबंध, विपरीत अर्थ का कोई संबंध काम करता है। सादृश्य संबंध, सामीप्य संबंध, विपरीत्य संबंध। कहीं होता है तात्कर्म्य संबंध, उसके जैसा कर्म तात्कर्म्य संबंध भी काम करता है कि उसके जैसा काम कर रहा है वैसा संबंध प्रकट कर रहा है। इसके अलावा देखें तो एक होता है आधार आधेय संबंध। आधार यानी स्थान, आधेय यानी उस स्थान के लोग। आधार आधेय संबंध। कहीं होता है धारिये धारक संबंध। धारिये धारक संबंध। कहीं आता है कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध। और कहीं काम करता है अंग अंगी संबंध। जब भी हम किसी शब्द का लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करते हैं तो वो लक्ष्यार्थ ग्रहण करते समय
इस प्रकार के 8 आधार काम करते हैं। अब इन 8 आधारों में से सबसे पहले नंबर का लिखा हमने सादृश्य संबंध। अगर ये सादृश्य संबंध के आधार पर कोई अन्य अर्थ आता है तब तो हम गौणी लक्षणा मान लेते हैं, और सादृश्य के अलावा और कोई सा संबंध प्रकट होता है तो फिर शुद्ध लक्षणा मानी जाती है। नीचे स्पष्ट लिख लेंगे, इनमें से ये 8 है, इनमें से यदि सादृश्य संबंध के आधार पर कोई लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, तो वहां गौणी लक्षणा मानी जाती है। अगर सादृश्य समानता वाला संबंध प्रकट हो रहा है तो वहां पर तो कौन सी लक्षणा मान लेंगे, गौणी लक्षणा मानी जाती है। एवं अन्य किसी संबंध के आधार पर 7 में से एक सादृश्य को अलग ले लिया, बाकी 7 बच गए, 8 में से 7 बच जाएंगे। एवं अन्य किसी संबंध के आधार पर लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, अन्य किसी संबंध के आधार पर लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, तो वहां शुद्ध लक्षणा मानी जाती है। आठ में से एक सादृश्य है तो गौणी लक्षणा, बाकी 7 हैं तो कौन सी होगी, शुद्ध लक्षणा मानी जाएगी। लिख लो इनके नीचे भी, सामने भी आप, सादृश्य संबंध प्रकट हो रहा है तो गौणी लक्षणा, और बाकी के सारे प्रकट हो रहे हैं सामीप्य, वैपरीत्य, इसके बाद में ये वाले सब तो शुद्ध लक्षणा। सादृश्य संबंध है तो गौणी लक्षणा, अन्य कोई सा संबंध है तो शुद्ध लक्षणा। लिखो इसके उदाहरण अब। मुख चंद्र है, मुख चंद्र है। अरे मुख चंद्र कैसे हो सकता है, मुख चंद्र कैसे हो सकता है, तो हम समझाते हैं कि मुख चंद्र नहीं है, चंद्र के जैसा है ऐसा भाव लगा लिया जाएगा। तो रूपक अलंकार है, तो अभी मैंने आपको बताया रूपक है, इसका मतलब प्रयोजनवती लक्षणा है। अब प्रयोजनवती लक्षणा में बताना है कि गौणी है या शुद्ध है, गौणी है या शुद्ध है। तो बताओ कौन सा संबंध काम करेगा। मुख चंद्र है यानी मुख चंद्र के सदृश है,
चंद्र के जैसा है, ये सदृश यानी सादृश्य संबंध काम कर गया। सादृश्य संबंध काम कर रहा है तो कोणीय लक्षणा मानी जाएगी। प्रयोजनवती में कौन सी लक्षणा मान लेंगे, तो ये गोणी लक्षणा हो गई। फिर देखिए पद आ रहा है, साधु गंगा में बसता है। साधु गंगा में बसता है क्या कोई मुख्य अर्थ में बाधा? बिल्कुल, कोई भी ऑब्जेक्शन कर देगा, विरोध कर देगा कि गंगा में तो तेज बहाव होता है, गंगा तो एक नदी है, गंगा में कैसे बस सकता है, ये मुख्य अर्थ में बाधा है। तब हम अन्य अर्थ लगाएंगे कि गंगा में बसता है, इसका मतलब गंगा के समीप बसता है, गंगा के समीप बसता है। यहां किसी साधु को किसी अवसर पर देखा होगा और उस अवसर पर देख करके ही ऐसा बोला गया होगा, तो उस अवसर विशेष पर ऐसे अर्थ की प्राप्ति हुई तो इसको उस अवसर के कारण मानेंगे, तो पहले प्रयोजनवती ही माना जाएगा, रूढ़ा नहीं मानेंगे। साधु का साथ उस किसी समय हुआ, वहां हमने कहा कि साधु गंगा में बसता है, तो वो प्रयोजनवती है। अब प्रयोजनवती में बताना है कि गोणी है या शुद्धा है, तो संबंध देखिए कौन सा प्रकट हुआ। गंगा में बसता नहीं, गंगा के समीप बसता है, और समीप का मतलब सामीप्य संबंध हो गया। सामीप्य संबंध है तो शुद्धा लक्षणा हो जाएगी, ये शुद्धा लक्षणा मान ली जाएगी। इस तरीके का अर्थ वहां प्रकट हो जाएगा। फिर चलिए पद आ रहा है, सारा घर तमाशा देखने गया है। सारा घर है, वो कहां गया, तमाशा देखने गया है क्या कोई मुख्य अर्थ में बाधा? बिल्कुल है। कोई भी कह देगा कि घर कैसे जा सकता है, घर तो एक जगह निर्जीव होता है, वो कैसे जाएगा? तो समझाने वाला क्या समझाएगा, सारा घर का मतलब है कि घर के सभी लोग तमाशा देखने गए हैं। ये मान लो किसी अवसर पर कोई व्यक्ति किसी के घर पर आया, घर के ऊपर ताला लगा हुआ मिला, ताला लगा हुआ मिला तो पड़ोसियों से पूछ लिया कि कहां गए, तो पड़ोसी कह देते सारा घर तमाशा देखने गया। उस अवसर विशेष के अनुसार ऐसा अर्थ कहीं जुड़ जाता है तो पहले प्रयोजनवती लक्षणा होगी, और प्रयोजनवती लक्षणा में पूछे तो संबंध कौन सा काम कर गया, संबंध कौन सा काम कर रहा है? यहां घर है रहने का स्थान, और रहने के स्थान को कहते हैं आधार। रहने का स्थान क्या हो गया, आधार। और फिर घर के लोग, ये अर्थ लगाया तो लोग हो गए आधे, आधार आधे संबंध प्रकट हुआ, इसलिए ये शुद्धा लक्षणा होगी। आधार आधे संबंध के कारण इसको हम क्या मानेंगे, शुद्धा लक्षणा में ले लेंगे। और देखिए पद आ रहा है, दो बंदूकों ने दो बंदूकों ने सारे गांव को लूट लिया। दो बंदूकों ने सारे गांव को ही लूट लिया। क्या लूट सकते हैं क्या बंदूकें? अपने आप निर्जीव है वो, थोड़ी लूट सकती हैं। तब हम इसका भाव क्या ग्रहण करेंगे कि दो बंदूकधारी लोगों ने, जैसे झंडे कहां जा रहे हैं वैसे दो अब भाले प्रवेश कर रहे हैं, यानी भालेधारी सैनिक, तो बंदूकधारी कोई भी डाकू लुटेरे चोर, तो दो बंदूकधारी लोगों ने
सारे गांव को यानी गांव के सभी लोगों को लूट लिया। यहां दोनों संबंध काम कर रहे हैं। बंदूक में तो धारिये धारक संबंध, धारिये धारक संबंध, बंदूक धारिये है और धारी लोग धारक है। और गांव में, सारे गांव में हो गया आधार आधे संबंध। दोनों प्रकार के संबंध हम यहां देख सकते हैं। तो यहां पर भी पहले प्रयोजनवती लक्षणा होगी और प्रयोजनवती में पूछे तो शुद्धा लक्षणा होगी। आधार आधे संबंध है या धारिये धारक संबंध है, इसलिए यहां पर कौन सी मान लेंगे, शुद्धा लक्षणा का भाव मान लिया जाएगा। चलिए और बताएं। अर्थ तय आप लिखते रहेंगे, दो बंदूकधारी लोगों और गांव के सभी लोगों। फिर चलिए, संपत्ति ही सुख है। संपत्ति ही सुख है, सही बात है या गलत? क्या संपत्ति ही सुख होती है क्या? तो हम इसमें क्या संबंध मानेंगे, तब अर्थ लगेंगे कि संपत्ति सुख तो नहीं, लेकिन संपत्ति सुख का कारण जरूर बनती है। संपत्ति है वो सुख का कारण जरूर बन जाती है। तो यहां पर संपत्ति है वो कारण है और सुख उसका कार्य है। कार्य कारण संबंध प्रकट हो गया। कार्य कारण संबंध के आधार पर अन्य अर्थ हम ग्रहण करेंगे। तो पहले अन्य अर्थ आ जाएगा, तब तो प्रयोजनवती लक्षणा हो गई, और कार्य कारण संबंध जुड़ गया तो ये शुद्धा लक्षणा हो जाएगी। शुद्धा लक्षणा के आधार पर ऐसा अर्थ हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। इस घर में तो नौकर मालिक है। इस घर में तो नौकर मालिक है। नौकर क्या है, कमल के जैसे नौकर क्या है, मालिक के जैसा बर्ताव करता है, या जैसा मालिक रहता है उसके जैसे ही नौकरों को भी रखा जाता है, उनमें कोई भेद नहीं है। तो ये नौकर और मालिक एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। विलोम शब्द होने के कारण अपन इसमें विपरीत भाव भी मान सकते हैं। अथवा दूसरा देखें तो नौकर मालिक के जैसा कर्म करता है, तो यहां पर तात्कर्म्य भाव भी माना जा सकता है। विपरीत या तात्कर्म्य उसके जैसा कर्म कर रहा है, तो यहां पर भी कौन सी लक्षणा होगी, शुद्धा लक्षणा मान ली जाएगी। विपरीत संबंध या तात्कर्म्य संबंध। फिर और देखिए, एक पद देखिए, पदों से भी पहचान करना सीखते हैं। ए रे मतिमंद, अब आवत न तो ही लाज। ए रे मतिमंद, अब आवत न तो ही लाज, होके द्विजराज। होके द्विजराज, काज करत कसाई के। ए रे मतिमंद, अब आवत न तो ही लाज, होके द्विजराज, अब काज करत कसाई के। बताइए इसमें कौन सा संबंध काम कर रहा है। संबंध ढूंढे, देखें, पता लगाएं संबंध कौन सा हो सकता है। यहां कोई गुरु या कोई व्यक्ति किसी को धिक्कारते हुए कह रहा है, एरे मतिमंद,
कि अरे मूर्ख बुद्धि, तेरे को लज्जा नहीं आ रही जो तू ब्राह्मण होकर के कसाई के जैसे पशुओं को काटने का काम कर रहा है। ब्राह्मण है फिर भी कसाई के जैसा काम कर रहा है। तो काज करत कसाई के, उसके जैसा काम वो कर रहा है ऐसा है, तो वहां पर काम करना ही उसके जैसा कर रहा है, ये भाव निकलेगा। तो एक तो हो गया तात्कर्म्य संबंध, उसके जैसा कर्म कर रहा है, तात्कर्म्य संबंध है। और तात्कर्म्य संबंध है तो पहले प्रयोजनवती लक्षणा होगी, और प्रयोजनवती लक्षणा में पूछे तो शुद्धा लक्षणा आ जाएगी। और देखिए एक दो उदाहरण। पदारा है करती दुख दूर सभी, है करती दुख दूर सभी, उनके मुख पंकज की मधुराई। याद नहीं रहती दुख की, याद नहीं रहती दुख की, लख के उनकी मुख चंद्र जुन्हाई। है करती दुख दूर सभी, उनके मुख पंकज की मधुराई। याद नहीं रहती दुख की, लख के उनकी मुख चंद्र जुन्हाई। बताइए इसमें कौन सा संबंध काम कर रहा है? इसका संबंध देखे तो पता लगता है क्या कहीं? मुख पंकज, मुख चंद्र, कि उनके कमल के जैसे मुख की मधुरता को देखकर दुख भूल जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। और उनके चंद्र के जैसे मुख की जुनहाई चमक को देख करके दुख की याद भी नहीं आती है। कौन सा संबंध काम कर रहा है? सादृश्य संबंध हो गया। कमल के जैसा मुख, चंद्र के जैसा मुख, सादृश्य संबंध हो गया। तो फिर कौन सी सब शक्ति मानेंगे? पहले लक्षणा, लक्षणा में प्रयोजनवती लक्षणा, और प्रयोजनवती लक्षणा में पूछे तो गौणी लक्षणा। सादृश्य संबंध में गौणी होती है, अन्य संबंध में शुद्धा होती है, इसलिए गौणी लक्षणा हो गई। चलिए और देखिए, एक पद है, कौशल्या के वचन सुनी, कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवास, भरत सहित रनिवास, व्याकुल विलपत। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवास, और व्याकुल विलपत राजगृह, मानहु शोक निवास। हमने कल एक बात पढ़ी थी अभिधा में कि उत्प्रेक्षा अलंकार का पद होने पर प्रायः अभिधा सब शक्ति होती है, लेकिन वो प्रायः ही होती है, हमेशा नहीं होती। जैसे यहां मानहु शोक निवास आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया संभावना होने का। उत्प्रेक्षा है तो क्या हम अभिधा मान लें? इसमें अभिधा नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि कारण देखिए, अन्य अर्थ भी साथ में जुड़ रहे हैं। पहले है कि जब राम
वन में जा रहे हैं, वन में चले गए हैं, तो वहां कौशल्या पीछे से विलाप कर रही है और कौशल्या के विलाप भरे वचनों को सुनकर के भरत सहित रनिवास, भरत के साथ साथ पूरा का पूरा जो रनिवास है वो व्याकुल है, बिलख रहा है। रनिवास ही नहीं, पूरा राजघर राजभवन है वो व्याकुल है, बिलख रहा है। अब यहां मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होगी कि राजगृह है, रनिवास, ये तो निर्जीव स्थान होते हैं, ये कैसे बिलख सकते हैं, कैसे व्याकुल हो सकते हैं। तब हम समझाते हुए कहते हैं कि रनिवास का मतलब रनिवास में रहने वाली सभी रानियां, दासियां या राजघर में, उस राजभवन में रहने वाले सभी लोग व्याकुल हो गए हैं, वो बिलख रहे हैं और शोक का निवास उस पूरे भवन में छा गया है। ऐसा अन्य अर्थ ग्रहण होगा। अब बताओ ये अन्य अर्थ किसके आधार पर ग्रहण किया हमने? राजगृह रनिवास में जो अन्य अर्थ आएगा वो अन्य अर्थ ग्रहण करने का संबंध कौन सा होगा? कौन सा है? आधार आधेय संबंध। रहने का स्थान है रनिवास, राजगृह है, वो तो आधार है और वहां के जो लोग रह रहे हैं वो आधार, वो उसके आधे हो गए। ये संबंध काम कर रहा है और आधार आधे संबंध हो गया तो फिर इसमें कौन सी होगी? शुद्ध लक्षणा मान ली जाएगी। पहले प्रयोजनवती मान लेंगे और प्रयोजनवती में शुद्ध लक्षणा का भाव होगा। चलिए एक और ले लेते हैं उदाहरण। ये चरण मेरे लिए तो कल्याणकारी है, आपके लिए हो या नहीं हो? ये चरण मेरे लिए तो कल्याणकारी है। यहां वक्ता का चरण कहने से क्या तात्पर्य है? ये चरण यानी इन चरणों को धारण करने वाला व्यक्ति, जिसके ये चरण हैं, वो व्यक्ति मेरे लिए कल्याणकारी है, चरण नहीं है। तो ये शब्द है चरण शरीर का एक अंग है और वो व्यक्ति उसका अंगी हो गया, धारण करने वाला। ये अंग अंगी संबंध यहां माना जा सकता है। अंग अंगी संबंध के आधार पर हम ले लेंगे कि इस चरणों को धारण करने वाला व्यक्ति है, उससे उसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा। इसलिए यहां लक्षणा होगी, लक्षणा में प्रयोजनवती लक्षणा होगी और प्रयोजनवती लक्षणा में पूछे तो अंग अंगी संबंध है तो शुद्धा लक्षणा हो जाएगी। इस तरीके से हमें देखना है। प्रयोजनवती आ जाती है तो उसके बाद में गौणी होगी या शुद्धा होगी। तो उसके लिए हमें बताना होगा 8 संबंध काम करेंगे। 8 में से कौन सा संबंध उसमें काम कर रहा है? अगर सादृश्य संबंध है, समानता वाला है, रूपक वाला है शायद, तो वहां गौणी लक्षणा मान लेनी है। और अन्य कोई संबंध काम कर रहा है, आपको अन्य आधार प्रकट हो रहे हैं, तो शुद्धा लक्षणा मान लेनी है। आज के लिए इतना ही। बाकी 2 और 2 4 भेद अलग और बच के वो फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।